ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एक बार फिर से आपके साथ लेके आए हैं 8 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हम लोग इसे देखने वाले हैं गौती की क्लास में। किसके साथ देखेंगे? विद गौतम कुमार के साथ, और ये मैं हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला है बिहार स्पेशल है, तो थोड़ा इसको देख लेते हैं। बिहार स्पेशल से कौन सा खबर निकल के आ रहा है? निकल के आ रहा है मुजफ्फरपुर। अच्छा, ये अलग हो गया, ये एक होगा, ठीक ना। मुजफ्फरपुर में कहाँ गया? मुजफ्फरपुर में जीनोमेटिक लेबोरेटरी की शुरुआत है। जीनोमेटिक लेबोरेटरी की शुरुआत अभी की गई। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ये है क्या भाई? जीनोमेटिक लेबोरेटरी। जीनोमेटिक लेबोरेटरी है कि ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर आ गया है। ये सब एक ही साथ होना चाहिए था, लेकिन अलग हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए, आखिर ये है क्या, पर इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जान लेंगे तो बेहतर होगा। तो देखिए, तो अभी 4 फरवरी 2022 को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है भाई? तो मंगल पांडे। कौन है? मंगल पांडे। मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मुजफ्फरपुर में स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल में विश्व स्तरीय जीनोमेटिक लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और देखते हैं और क्या है भाई, आखिर ये क्यों है। तो इस लेबोरेटरी का उपयोग कैंसर के पेशेंट के स्क्रीनिंग के लिए होगा। जो भी कैंसर के पेशेंट होगा ना, तो इस लेबोरेटरी का यूज उनके कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस वर्ष से राज्य के हर जिले में कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। और जबकि पिछले वर्ष 16 जिलों में यह कार्यक्रम शुरू हो गया। 16 जिलों में यह कार्यक्रम चल रहा है पिछले वर्ष से। तो और जानते हैं भाई, तो केंद्रीय मंत्रालय की ओर से 2000 करोड़, कितना है, सॉरी 2000 नहीं, 200 करोड़ रुपए, और सरकार की ओर से 100 करोड़ की लागत पर मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल को विकसित किया गया है। ये उसी में जीनोमेट्रिक लेबोरेटरी की शुरुआत की गई है। आगे चलते हैं। हमारा अगला राष्ट्रीय खबर है। पहला है अरावली जैव विविधता पार्क को OECM का टैग ये दिया गया है। तो ये क्या है भाई, थोड़ा जान लेते हैं। तो हाल ही में अब ये कहाँ पे है भाई? हरियाणा के गुरुग्राम में। कहाँ पे? हरियाणा। कहाँ पे है भाई? हरियाणा में एक जगह है गुरुग्राम, ठीक है। हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है। क्यों किया गया है भाई? तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं और कैसे है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कहाँ गया भाई? IUCN। इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर उन क्षेत्रों को OECM का टैग देता है जो कि संरक्षित नहीं है लेकिन समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करते हैं। यह टैग अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में दिखाता है, ठीक है। OECM एक ऐसे स्थान की स्थिति है जिसे वनों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के बाहर जैव विविधता के प्रभावी यथास्थान पर संरक्षित किया जाता है। मतलब ये जंगल के बाहर होता है, उसी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। तो देखिए, तो अभी अमेरिका, देखो भारत का 2 सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। एक है चीन और दूसरा है अमेरिका। चीन और अमेरिका भारत का दोनों बहुत बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अभी इन्हीं दोनों में कंपटीशन चलता रहता है। कभी ये एक पर रहता है तो कभी ये एक पर रहता है ना। तो इस बार जो अमेरिका ने चीन को पीछे छोड़ करके भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। तो हुआ क्या है ना कि भारत के साथ हम लोग का 1.12 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा, 12 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का व्यापार हुआ है हम लोग अमेरिका के साथ। और चीन के साथ कितना हुआ है? तो चीन के साथ हुआ है 11.7 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का व्यापार हुआ है। तो इसलिए इस लिहाज से जो अमेरिका है हम लोग का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। आगे बढ़ते हैं। गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। जाहिर सा एशिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, तो इसका मतलब है कि इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया होगा, लगता तो ऐसे ही। थोड़ा और जरा देख लेते हैं।
थोड़ा गौतम अडानी के बारे में जान लेते हैं। तो अभी फोर्ब्स ने रियल टाइम में बिलियनियर इंडेक्स जारी किया। फोर्ब्स ने एक अपने सूची जारी की है, फोर्ब्स ने अभी जारी की है। तो उसी में बताया गया है कि गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर आदमी है। तो इनके बारे में जान लेते हैं। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, जिन्होंने रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही गौतम अडानी दुनिया के 10वें सबसे अमीर आदमी बन गए हैं भाई, दुनिया के 10वें सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। गौतम अडानी की संपत्ति 90.1 अरब डॉलर की है भाई, 90.1 अरब डॉलर, 90.1 अरब डॉलर की है। जबकि मुकेश अंबानी का है 89.4 बिलियन डॉलर का है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो गौतम अडानी ये गौतम अडानी ने मार्क जुकरबर्ग को भी पीछे छोड़ दिया है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मुझे एक पॉइंट छूट गया कि जो भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार अमेरिका बन गया है। तो भारत का और कौन कौन सा व्यापारी भागीदार, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो नंबर 1 पे है यूएसए, ठीक है। नंबर 2 पे है चाइना। नंबर 3 पे कौन आता है? नंबर 3 पे आता है यूएई आता है। मैं यहाँ लिखता हूँ, नंबर 3 पे आता है यूएई नंबर 3 पर आता है। 4 पे कौन आता है भाई? स्विट्जरलैंड 4 पर आता है। स्विट्जरलैंड 4 पे आता है। 5वां पे कौन आता है भाई? सॉरी नंबर 4 पे सऊदी अरब आता है। सऊदी अरब नंबर 4 पर आता है। और स्विस नंबर 5 पर आता है। पहला पे यूएसए, दूसरा पे चाइना, तीसरा पे यूएई, चौथा पे सऊदी अरब और 5वां पे स्विट्जरलैंड आता है चौथा पर। आगे बढ़ते हैं। अगला है इंटरनेशनल खबर है। ये क्या है भाई? तो भाई पाकिस्तान में 1800 साल पुरानी बौद्ध कलाकृति की खोज की गई। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं भाई। तो अभी ये कहाँ पे मिला? पाकिस्तान में तो मिला है, लेकिन पाकिस्तान में कहाँ पर मिला है? तो अभी पाकिस्तान में पुरातत्व वैज्ञानिकों ने देश के खैबर पख्तून का नाम सुना होगा। देश के खैबर पख्तून प्रांत में 1800 साल पुरानी 400 से अधिक बहुमूल्य बौद्ध कलाकृतियों की खोज की है, जिसमें बौद्ध स्तूप भी शामिल हैं। बाप रे, थोड़ा बौद्ध स्तूप शामिल है। तो थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं भाई। तो बौद्ध धर्म के संबंध में और कुछ उससे मूर्ति कला के संबंध में कुछ जान लेते हैं। तो आमतौर पर जो है ना, जो बुद्ध की कुछ मूर्ति कलाकृति है जो कि फेमस है। मुख्य रूप से 3 कलाकृतियाँ फेमस हैं। पहला है गंधार शैली जो कि फेमस है। दूसरा है मथुरा शैली। दूसरा है मथुरा शैली और तीसरा है अमरावती शैली। अमरावती तो अगर भारत का मैप याद होगा या फिर वर्ल्ड मैप या फिर भारत का मैप याद होगा तो आप समझ सकते हैं गांधार शैली को। गांधार पड़ता कहाँ पे है भाई? तो ये पड़ता है अफगानिस्तान साइड में। तो यानी कि पंजाब से लेकर, ठीक ना, ये तो यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ये पंजाब से लेकर अफगानिस्तान तक है। पंजाब से लेकर अफगानिस्तान तक गांधार शैली फैला हुआ है। और यूपी में पड़ता है मथुरा। यह यूपी में पड़ता है मथुरा। और अमरावती आपको पता होगा अभी आंध्र प्रदेश का प्रस्तावित राजधानी है। आंध्र प्रदेश का प्रस्तावित राजधानी अमरावती है, ठीक है। ये 3 जगह है। मैंने आपको बस केवल जगह के बारे में बताया है। और हम लोग के देश में बुद्ध का ये तीन तरीके का शैली फेमस है। मतलब कि 3 तरीके की मूर्तियाँ बनाई जाती रही हैं शुरू से, ठीक है। तो जानते हैं ये है क्या भाई। तो सबसे पहले गांधार शैली के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यह शैली पाकिस्तान से पंजाब की सीमा तक फैली हुई है। यह महायान धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कि किसका केंद्र था भाई? महायान का था।
जैसे कि बौद्ध का वैसे तो बौद्ध का 30 से भी अधिक संप्रदाय है, लेकिन मुख्य रूप से महायान है, महायान, हीनयान और तीसरा है वज्रयान, वज्रयान मुख्य रूप से ये है। तो ये फैला हुआ है वहाँ पे गांधार शैली में। तो इस शैली में बुद्ध और बौद्धित्व की सुंदर मूर्तियों को दिखाया गया है। इसमें ग्रीक के देवताओं की तरह भगवान बुद्ध को दिखाया जाता है। मथुरा शैली के बारे में आ जाते हैं। तो इसका विकास पहली से तीसरी शताब्दी के बीच में हुआ है। जो मथुरा शैली का विकास पहली से तीसरी शताब्दी के बीच में हुआ है। ये मथुरा एक यूपी में है। इसे कुषाणों के द्वारा प्रोत्साहन दिया गया। इन मूर्तियों में बुद्ध को मजबूत शरीर से युक्त दिखाया जाता है। इसमें बुद्ध को मजबूत शरीर से युक्त दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अमरावती शैली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं भाई ये क्या है। तो इसका विकास सतवाहन शासकों के संरक्षण में किया गया। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है अमरावती। यहाँ दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप भी स्थित है। तो देखो, अब हमेशा से विवाद चलता रहा है कि पहले गांधार शैली आया या फिर मथुरा शैली आया। भाई ये बहुत कंट्राडिक्टरी सवाल है कि पहले गांधार आया कि मथुरा आया। इसके बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं है। दोनों की शुरुआत पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी के बीच में ही, कुछ लोग पहली शताब्दी बोलते हैं, कोई दूसरे बोलता है, कोई तीसरे बोलता है। मतलब कि जो भी विद्वान हैं उनके बीच में ही अभी ये बात क्लियर नहीं है। लेकिन जो भी साक्ष्य मिलते हैं वो पहली से तीसरी के ही मिलते हैं। इसीलिए कौन पहले आया कुछ बोल नहीं सकते हैं। गांधार पहले आया या फिर मथुरा आया कोई बोल नहीं सकते हैं। तो वहीं पर मिला है खैबर पख्तून में, जो कि खैबर पख्तून पाकिस्तान में है। तो पंजाब से लेकर अफगान के बीच का है। तो इसीलिए वहाँ पे जो भी मूर्ति मिलेगा वह गांधार शैली का युक्त होगा। और हम लोग के यहाँ पर जो भी मूर्ति मिलेगा मतलब कि यूपी बिहार से में वो मथुरा शैली से होगा। और साउथ में जो भी मूर्ति मिलेगा वो अमरावती कलाकृति से प्रेरित होगा। आगे बढ़ते हैं, स्टेट स्पेशल में आ जाते हैं। तो देखिए, होशंगाबाद का नया नाम बदल कर नर्मदापुर रख दिया गया। होशंगाबाद का नया नाम बदल करके नर्मदापुर रख दिया गया। तो होशंगाबाद है कहाँ पे भाई? तो होशंगापुर पड़ता है एमपी में। कहाँ पे? एमपी में। अब इसका नाम बदल करके नर्मदापुर रख दिया गया है। ठीक है। तो देखिए, और इसका नाम बदलने का ऐलान वहाँ के सीएम शिवराज चौहान ने किया। शिवराज चौहान ने किया है, ये कर दिया है। तो ठीक है, तो उन्होंने नाम तो बदल दिया है। तो देखिए, किसी भी शहर या ज़िले का नाम बदलने की प्रक्रिया क्या होता है? आप हमेशा सुनते होंगे यूपी में योगी जी हमेशा किसी भी जगह का नाम बदल देते हैं, है ना। किसी स्टेशन का नाम बदल दिया। तो आखिर इसका प्रक्रिया क्या होता है? आखिर नाम किस प्रक्रिया के तहत हम लोग बदल सकते हैं? तो जान लीजिए थोड़ी इसके बारे में। तो किसी भी शहर या ज़िले का नाम बदलने के लिए जो सबसे आवश्यक बात है वो यह है कि इसका मांग किसी भी विधायक या एमएलए या फिर एमएलसी, विधायक या एमएलसी के द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब कि कोई आवाज़ उठाए कि भाई हाँ इस जगह का नाम बदलना चाहिए। वो लोग कौन हो सकता है? वो तो एमएलसी हो सकता है या फिर विधायक हो सकता है, जो कि सरकार से मांग करेगा कि भाई इस जगह का नाम बदल दिया जाना चाहिए। ठीक है। तो विधायक की मांग पर सरकार जनता की राय जानने की कोशिश करती है। और जब एक विधायक बोल दिया तो सरकार उसका राय जानने की कोशिश करेगा। फिर प्रशासन से नाम बदलने के संबंध में पूरा डिटेल मांगा जाता है। इसके बाद नाम बदलने वाला जो प्रस्ताव है कैबिनेट में रखा जाता है। कैबिनेट में निर्णय होने के बाद ही नाम का चयन किया जाता है और उसके बाद से फिर सरकारी दस्तावेज में पुराने नाम के जगह पर नया नाम को अंकित कर दिया जाता है। यही था प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में 75% आरक्षण कानून पर रोक। तो देखो, अभी कुछ समय पहले हुआ था कि हरियाणा ने अपने यहाँ की जितनी भी नौकरियाँ हैं ना उसे हरियाणा के लोगों के लिए आरक्षित कर ली थी। लेकिन अभी इस कानून पर रोक लगा दिया गया। तो जान लेते हैं कि भाई ये है क्या, है ना। तो देखिए, अभी हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 15 जनवरी 2022 से लागू रोजगार गारंटी कानून पर रोक लगा दिया गया है। रोजगार गारंटी कानून पर अभी रोक लगा दिया गया है। तो इस कानून के तहत निजी क्षेत्र की नौकरियां खास करके उद्योगों में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण देने का प्रावधान था, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो खबर आ रहा है वो अपॉइंटमेंट आ रहा है। अब GS श्रीनिवास मूर्ति, ये कौन है? तो इनके बारे में जान लेते हैं।
तो देखो अभी हाल ही में भाई, ये हमारे वैज्ञानिक है भाई, हम लोग जानते भी नहीं इनके बारे में। हाल ही में प्रसिद्ध वैज्ञानिक और उन्नत नौसेना प्रणाली के निर्देशक GS श्रीनिवास मूर्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स DRDO की मुख्य प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL का निर्देशक नियुक्त किया गया है। किसका भाई? DRDL का निर्देशक नियुक्त किया गया। इसका मतलब क्या होता है? तो DRDL का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। क्या ये उसी के निर्देशक इनको नियुक्त किया गया है। यहाँ पे एक नाम आया DRDO डिफेंस रिसर्च, DRDO का नाम है। इसका मतलब होता है DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना कब हुआ था भाई? तो इसका स्थापना 1958 में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला है M जगदीश कुमार। ये कौन है भाई? तो अभी हाल ही में JNU के कुलपति M जगदीश कुमार को, ये भाई JNU के कुलपति हैं भाई, JNU के कुलपति हैं, चांसलर हैं ये, JNU के कुलपति हैं, ठीक है ना। अभी इनको UGC का प्रमुख बना दिया गया, UGC, ठीक है ना। UGC का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। ये या तो 5 साल तक या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले आ जाए तब तक ये वहाँ पर कार्यरत रहेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और अपॉइंटमेंट है, अच्छा यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये अभी अचानक से मेरे माइंड में आ गया है। तो देखो एक है रवि मित्तल एक न्यू अपॉइंटमेंट है, तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो सरकार ने पूर्व नौकरशाह रवि मित्तल को, भाई ये हमारे प्रसिद्ध नौकरशाह है, मतलब कि भाई इन्होंने सिविल सर्विस क्लियर किया हुआ है, ठीक है। रवि मित्तल को भारतीय दिवालिया एवं ऋण संशोधन अक्षमता बोर्ड का चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया गया है। वह MS साहू का स्थान लेंगे। मित्तल के दूसरे पूर्वकालीन चेयरपर्सन होंगे। मित्तल अन्य 2 पदों के अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव भी रह चुके हैं। बाप रे बाप, यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रमुख भी रह चुके हैं। बहुत भाई बड़े आदमी हैं। आगे चलते हैं स्पोर्ट्स में आते हैं भाई। 1000 वनडे मैच खेलने वाला पहला देश, बताइए कौन है? 1000 वनडे मैच खेलने वाला पहला देश कौन बन गया? तो ये है हमारा देश भारत। हमारा देश भारत 1000 वनडे मैच खेलने वाला पहला देश बन गया है। अभी आपको पता होगा कि 6 तारीख को इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज़ का मैच था, तो वो मैच खेलते के साथ ही भारत 1000 वनडे मैच खेलने वाला दुनिया का पहला देश हो गया है। तो भारत ने अपना वनडे करियर का शुरुआत कब किया था? तो भारत ने 13 जुलाई 1974 से हम लोगों ने वनडे मैच खेलना शुरू किया, ठीक है ना। और ये मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच में हुआ था, जहाँ कि हम लोग हार गए थे, ठीक है। तो जो अगला मैच हुआ, मतलब जो उसके बाद जो मैच हुआ 11 जून 1975 को हम लोगों को पहला जीत मिला। और तब से लेकर अब तक 2022 आ गया है, 2022 तक ने हम लोगों ने 1000 वनडे खेल लिए हैं, और इसमें से हम लोगों ने 518 मैच जीते हैं, यानी 50% से अधिक का रिकॉर्ड है भाई हम लोग के पास। आगे बढ़ते हैं। ओहो, ये तो ख़त्म हो गया, तो आगे कुछ है ही नहीं। चलिए एक बार क्विक रिकैप हम लोग मार लेते हैं। तो देखिए, हाँ, तो देखिए जीनोमिक लेबोरेटरी मुजफ्फरपुर में, जो बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनका नाम मंगल पांडे, उन्होंने लेबोरेटरी की शुरुआत की है, जिसका काम क्या है भाई? तो जो भी कैंसर पेशेंट होगा ये उसका स्क्रीनिंग करेगा, है ना। ये उसका स्क्रीनिंग करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है अरावली जैव विविधता पार्क। तो अभी हरियाणा के गुरुग्राम को अरावली जैव विविधता पार्क का टैग दिया गया है। आगे चलते हैं। तो भाई जो अमेरिका है चीन को पछाड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है 112 बिलियन डॉलर का व्यापार के साथ। आगे बढ़ते हैं। गौतम अडानी
गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं भाई। ये मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिए हैं और मार्क जुकरबर्ग से भी आगे हैं। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल में आ जाते हैं। तो भाई पाकिस्तान में 1800 साल पुराना बौद्ध कलाकृति मिला है। कहाँ पे मिला भाई? खैबर पख्तून में मिला है। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि भाई कि बौद्ध की कितनी कलाकृतियाँ मशहूर हैं। तो ये गांधार की कला, मथुरा कला और अमरावती कला मशहूर है। आगे बढ़ते हैं, स्टेट में होशंगाबाद। अभी होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुर रख दिया गया। होशंगाबाद कहाँ पे? एमपी में है। ये कैसे बदला जाता है मैंने पूरा प्रक्रिया आपको बताया। अगला है हरियाणा ने रोजगार गारंटी कानून के तहत अपने स्टेट में 75% जॉब को अपने लोगों के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए आरक्षित कर लिया था, लेकिन अभी इस कानून पर रोक लगा दिया गया है। आगे चलते हैं, न्यू अपॉइंटमेंट। भाई GS श्रीनिवास मूर्ति के बारे में जान लेते हैं। तो भाई ये कौन है भाई? ये तो भाई ये हम लोग के वैज्ञानिक है जिन्हें DRDL का अध्यक्ष बना दिया गया है। अगला है MS जगदीश कुमार। तो ये कौन है भाई? तो ये JNU के कुलपति हैं अभी, और इन्हें UGC का भी प्रभार दे दिया गया है। अब रवि मित्तल, जो अगला इम्पोर्टेंट आ रहा है रवि मित्तल, तो थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं भाई। तो रवि मित्तल कौन है? तो अभी इनको भारतीय दिवालिया एवं ऋण संशोधन अक्षमता बोर्ड का चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है खबर स्पोर्ट्स से। तब अभी भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने 1000 मैच खेलने का रिकॉर्ड बना लिया है, और उसमें से भारत ने 518 वनडे मैच भी जीत लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये हम लोग का यहीं पर ख़त्म होता है। तो चलिए भाई लोग, बाकी का सब ठीक है। आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। आपको हमारे इस वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, कि हम आपके लिए और कुछ बेहतर ला सकें। तब तक के लिए ठीक है, बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।